नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मैं अपनी बेटियों के साथ रात को सड़क पर भीख मांग रही थी। जब मेरी दोस्त ने मुझे भीख मांगते देख लिया, वो बहुत अमीर थी। मैंने उसे बताया कि मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है। वो मुझे अपने घर ले आई। उसका पति विदेश में होता था। मैं उसके साथ रहने लगी, लेकिन रोज रात को वो मेरी बेटी को अपने साथ लेकर चली जाती। कहती, तुम्हारे आने से मुझे सहारा मिल गया है। वो मेरी बेटी को ऐसे कपड़े पहनाती कि वो जवान लड़की लगने लगती। एक रात बेटी वापस आई तो कहने लगी, माँ मेरी टांगों में बहुत दर्द है। उसकी हालत खराब थी। मैंने उसका पर्स खोल कर देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि राधिका मेरी बचपन की दोस्त और मेरी पड़ोसन थी। हम दोनों का बहुत अच्छा समय गुजरा था। फिर उसकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ विदेश चली गई। और बदकिस्मती से मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां हर समय मुझे मनहूस कहा जाता, क्योंकि मैं हर साल एक बेटी को जन्म देती थी। भगवान ने मुझे 5 बेटियों से नवाजा था। जब एक दिन पति ने मुझे ये कहकर तलाक दे दिया कि मैं इन बेटियों का खर्चा नहीं उठा सकता, मुझे बेटा चाहिए। पति के निकालने के बाद मैं सड़क पर भीख मांगती। आज राधिका ने मुझे भीख मांगते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो मुझे और मेरी बेटियों को अपने बंगले पर ले आई थी। उसका बंगला किसी महल से कम नहीं था। 3-3 गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था। अगली सुबह मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे घर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मेरे हाथ पांव सलामत है। मैं यहाँ रहकर तुम्हारे घर की सफाई कर दिया करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब संभालूंगी। तुम चाहो तो नौकरानी को हटा दो, मुझे बस सिर छुपाने की जगह दे दो। राधिका ने जोर से चाय का कप मेज पर रखा। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी दोस्त हो, कोई नौकरानी नहीं। सफाई के लिए मासी आती है और वही आएगी। खबरदार, जो तुमने झाड़ू को हाथ भी लगाया तो फिर मैं क्या करूंगी? मैंने कहा, राधिका मुफ्त की रोटी तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम घर का हिसाब संभालोगी, देख रेख करोगी। मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, मेरे पास घर को देखने का समय नहीं होता। नौकर चीजें इधर उधर करते हैं, राशन चोरी होता है, बस तुम इन पर नजर रखोगी। मैं हैरान थी कि वो किस काम में व्यस्त रहती है। घर में करने को तो कुछ भी नहीं था। हर काम के लिए नौकर मौजूद थे। पति विदेश में था और बच्चे थे नहीं। फिर ये कैसी व्यस्तता थी? मगर मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने उसी समय रसोइये को बुलाया और उसे काम से निकाल दिया। आज से खाना मेरी दोस्त बनाया करेगी। मुझे उसके हाथ का स्वाद बहुत पसंद है। ये सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ। कम से कम मैं किसी काम तो आ सकूंगी। राधिका ने मेरे रहने के लिए एक बड़ा हवादार कमरा तय कर दिया, जहां मैं अपनी 5 बेटियों के साथ आराम से रह सकती थी। शाम को उसने मुझे बुलाया और कुछ कागज मेरे हाथ में थमाए। ये लो, मैंने तुम्हारी 4 बड़ी बेटियों का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में करवा दिया है। कल से इनकी वैन आएगी। वर्दी और किताबें आ चुकी हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी? राधिका, मेरे पति ने तो इन्हें पढ़ाने से साफ मना कर दिया था। तुमने वो कर दिया जो सगा बाप ना कर सका। एहसान की बात मत करो, बस प्रार्थना करना कि मेरा समय अच्छा गुजरता रहे। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। जिंदगी एक पटरी पर आ गई थी। मैं घर का रसोई और इंतजाम संभाल रही थी और बच्चियां स्कूल जाने लगी थीं। लेकिन कुछ दिनों में मैंने एक अजीब बात नोट की। शाम होते ही राधिका का व्यवहार बदल जाता और वो अपने कमरे में बंद हो जाती, और 1 घंटे बाद जब बाहर निकलती तो पहचानी ना जाती। कीमती कपड़े, गहरा मेकअप, खुले बाल और तेज खुशबू, वो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह तैयार होती थी। पहली बार जब मैंने उसे ऐसे तैयार देखा तो पूछ ही लिया, राधिका सब ठीक है? इतनी रात को कहाँ जा रही हो? कोई पार्टी है क्या? वो पर्स उठा रही थी। मेरा
मेरा सवाल सुनकर एक पल को रुकी, उसने मुड़कर नहीं देखा, बस चलते चलते जवाब दिया, हाँ बस कुछ जरूरी काम है, तुम गेट बंद करवा देना और मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर वो बाहर निकल गई और गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। वापस कब आई ये मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं बच्चियों के साथ अपने कमरे में सो जाती थी। ये उसका रोज का नियम बन गया था। वो शाम को तैयार होती और रात के अंधेरे में गायब हो जाती। मेरी बड़ी बेटी जो 14 साल की थी, वो भी ये सब देख रही थी। एक दिन उसने मुझसे धीरे से कहा, माँ आंटी रोज रात को कहाँ जाती हैं? वो तो कहती थी उनके पति बाहर होते हैं, तो फिर वो किसके लिए इतना तैयार होती हैं? मैंने उसे डांट दिया, हमें क्या लेना देना बेटा, उन्होंने हमें छत दी है, रोटी दी है, किसी के निजी मामलों में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है, चुप करके अपना काम करो। बेटी तो चुप हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। राधिका मुझ पर इतना एहसान कर रही थी, इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा पूछूं, तुम रात को कहाँ जाती हो? लेकिन उसके घर की दीवारें उस राज की गवाही दे रही थी, जो शायद बहुत जल्द मुझ पर खुलने वाला था। वो दिन में तो घर में सोती रहती थी, लेकिन रात होते ही उसकी दुनिया बदल जाती थी। मुझे डर लगने लगा, कहीं ये सुविधा किसी बड़े तूफान की शुरुआत तो नहीं है। राधिका का व्यवहार मेरे और मेरी बच्चियों के साथ बहुत प्यारा था। वो मेरे खाने पीने और आराम का हर तरह से ख्याल रखती थी। मैं भी उसके एहसानों के बदले पूरी ईमानदारी से उसके घर की देखभाल कर रही थी, मगर उसकी रात की गायबियां मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती थी। एक अजीब सा डर मेरे अंदर पल रहा था, कहीं सब कुछ गलत ना हो जाए। एक शाम जब वो हमेशा की तरह तैयार होकर हॉल में आई, तो मैंने हिम्मत जुटाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे पूछना ही था। राधिका एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? वो आईने में अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। उसने लापरवाही से कहा, पूछो, तुम कब से इजाजत लेने लगी? मैंने सांस रोकते हुए कहा, तुम रोज रात को इतना बन सवर कर कहाँ जाती हो? तुम्हारे पति तो यहाँ है नहीं, और तुम कहती हो कि तुम यहाँ किसी को जानती नहीं, तो फिर ये आना जाना कहाँ होता है? मेरा सवाल सुनते ही उसका हाथ रुक गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए थे। नरमी की जगह एक अजीब सी सख्ती और घबराहट आ गई थी। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी। मैं घबरा गई। नहीं नहीं, शक कैसा, मैं तो बस तुम्हारी चिंता में पूछ रही थी। जमाना खराब है और तुम अकेली औरत रात को। उसने मेरी बात काट दी। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थी, जैसे वो कोई बहाना तलाश कर रही हो। मेरी कुछ पुरानी स्कूल की सहेलियां हैं जो इसी शहर में रहती हैं। हम सब रात को एक साथ बैठती हैं, बातें करती हैं, डिनर करती हैं, बस यही, और कुछ नहीं। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे, कभी पीला कभी लाल। साफ लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, जहाँ झूठ बोल रही है। मैंने और कुरेदना ठीक नहीं समझा और चुप हो गई। वो तेजी से पर्स उठाकर बाहर निकल गई। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने बच्चों को सुला दिया और खुद हॉल में आकर बैठ गई। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही थी। 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे। राधिका वापस नहीं आई। मेरा दिल वहमों के जाल में फंस चुका था। कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, जहाँ वो किसी मुसीबत में तो नहीं। मैं बार बार खिड़की से बाहर झांकती, मगर सड़क सुनसान थी। रात का अंधेरा छटने लगा और दिन की हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी। तब बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठी और जल्दी से जाकर मेन गेट खोला। गेट खोलते ही राधिका अंदर दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर मेरे कदम जमीन में गड़ गए। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी।
उसके कदम बुरी तरह डगमगा रहे थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने मुझे देखा तक नहीं, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हो। वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मेरे पास से गुजर कर अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ये वो राधिका तो नहीं थी जो मेरे मोहल्ले में रहा करती थी। वो तो एक शरीफ और संस्कारी लड़की हुआ करती थी। उसका रात भर बाहर रहना और फिर सुबह इस हालत में घर वापस आना, ये सब क्या था? मेरा दिल उसकी हालत देखकर घबरा गया था। वो सीधी अपने कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं हॉल में खड़ी कांप रही थी। मुझे समझ आ गया था कि ये दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये सुविधा, ये पैसा और ये बड़ी गाड़ी, ये सब किसी गलत रास्ते की देन लग रहे थे। मैंने भगवान की तरफ देखा। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अगर ये किसी गलत चक्कर में है तो मेरी मासूम बेटियों का क्या होगा? डर के साए अब मेरे सिर पर मंडराने लगे थे। सुबह के 11 बज रहे थे जब राधिका अपने कमरे से बाहर निकली। मैं हॉल में सफाई कर रही थी। मुझे लगा था कि रात की हालत के बाद वो शर्मिंदा होगी, जहाँ कम से कम बीमार नजर आएगी, मगर उसका व्यवहार देखकर मैं दंग रह गई। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। उसने अंगड़ाई लेते हुए मुझे आदेश दिया, अरे भाई, चाय तो पिला दो, आज सिर में बहुत दर्द है, नींद पूरी नहीं हुई। मैंने हैरानी से उसे देखा और रसोई की तरफ बढ़ गई। चाय लाकर उसके सामने रखी तो वो बड़े आराम से चुस्की लेने लगी। तुम्हें पता है, आज मुझे शॉपिंग पर जाना है। एक नई बुटीक खुली है, सुना है वहाँ बहुत शानदार कलेक्शन आया है। मैंने ना चाहते हुए भी पूछ लिया, राधिका तुम ठीक तो हो? रात तुम जिस हालत में आई थी, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। उसने चाय का कप होठों से हटाया और मुझे घूर कर देखा। फिर वही पुरानी बात, कहा ना कि कुछ नहीं हुआ था, बस थकान थी, तुम मेरा मूड खराब मत करो। उसके बाद वो तैयार होकर चली गई। दोपहर को ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ वापस आई, नए कपड़े, जूते और मेकअप का सामान। शाम होते ही उसने वही नया जोड़ा पहना, खूब बन सवर कर तैयार हुई और फिर गाड़ी लेकर निकल गई। वो उसी रास्ते पर चल रही थी और मैं चुपचाप ये तमाशा देख रही थी। एक रात वो घर पर नहीं थी, बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे और मैं हॉल में बैठी माला जप रही थी। अचानक हॉल में रखे लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। उस घर में फोन बहुत कम बजता था, इसीलिए मैं चौंक गई। मैंने झिझकते हुए रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक मर्दाना और बहुत गुस्से भरी आवाज आई, राधिका कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही? वो आवाज इतनी गरजदार थी कि मैं सहम गई। मैंने मुश्किल से जवाब दिया, जी वो तो घर पर नहीं है। आप कौन? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? उस आदमी के लहजे में रूखापन था। मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि ये कौन है। मैं राधिका की दोस्त हूँ, कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। अच्छा, तो तुमने भी डेरा जमा लिया। खैर, ये बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ है? रात के 12 बज रहे हैं और वो घर पर नहीं है, उसने पत्नी इतनी नफरत से कहा कि मेरा दिल दहल गया। मैं जय बोल रहा हूँ, मुझे अभी बताओ कि वो कहाँ गायब हुई है। उसका सवाल सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अगर मैंने सच बता दिया कि वो रोज रात को तैयार होकर जाती है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। राधिका ने मुझे पनाह दी थी, मैं इस घर को उजाड़ना नहीं चाहती थी। मेरे दिमाग में जो पहला ख्याल आया मैंने बोल दिया, जी वो दरअसल उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, सिर में बहुत तेज दर्द था तो वो डॉक्टर के पास गई है, बस अभी आती ही होगी। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर शक भरी आवाज आई, तबीयत खराब है तो फोन साथ क्यों नहीं लेकर गई और डॉक्टर के पास अकेली गई है? डॉक्टर तो छुट्टी पर है। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी, मेरे माथे पर पसीना आ गया। जी वो जल्दी में शायद फोन घर भूल गई है, उन्होंने टैक्सी मंगवा ली थी, आप चिंता ना करें, बस वो आती ही होगी। जय ने एक लंबी सांस ली। सुनो, जैसे ही वो आए उसे कहना मुझसे बात करे और तुम उसे बता देना कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब खबर है। ये कहकर उसने फोन पटक दिया। टूं टूं की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही।
मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने राधिका को बचाने के लिए झूठ तो बोल दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो किस मुसीबत में फंसने वाली है। जय का लहजा बता रहा था कि वो शक में पड़ चुका है और राधिका की ये रंगरलियां अब ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती। मैं वहीं सोफे पर बैठकर राधिका का इंतजार करने लगी ताकि उसे बता सकूं कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या तूफान आया है। पता नहीं राधिका किस रास्ते पर चल पड़ी थी और उसकी मंजिल क्या थी। वो रात मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थी। मैं पूरी रात जागती रही और माला के दाने घुमाती रही। मेरा दिल किसी अनजाने डर से डूब रहा था। घड़ी की सुइयां रेंगते हुए सुबह के 5 बजा रही थी। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। मैंने तुरंत उठकर कुंडी खोली। राधिका अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा बिखरा हुआ था। मुझे हॉल में जागता देखकर वो रुक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और मुझसे बोली, अरे तुम अभी तक जाग रही हो, सब ठीक तो है? बच्चे ठीक हैं? इस बार उसका लहजा सख्त और रूखा था। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी वापसी का समय नोट करूं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पति का फोन आया था। ये सुनना था कि राधिका का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। उसके हाथ से पर्स छूटते छूटते बचा। वो तेजी से मेरे करीब आई और मेरा बाजू पकड़ लिया। क्या जय का फोन आया था? कब? तुमने क्या कहा उसे? उसने क्या पूछा? सच सच बताओ, तुमने उसे क्या बताया? उसके सवालों की बौछार और डरा हुआ चेहरा बता रहा था कि वो अपने पति से कितना डरती है। शायद अपनी चोरी पकड़े जाने से डर रही है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ मत। वो बहुत गुस्से में थे और पूछ रहे थे कि राधिका कहाँ है। मैंने उन्हें सच नहीं बताया। मैंने कह दिया कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, सिर में तेज दर्द था, इसीलिए तुम डॉक्टर के पास गई हो और फोन घर भूल गई हो। मेरी बात सुनकर उसने लंबी सांस ली, जैसे उसकी जान में जान आई हो। उसके चेहरे का रंग वापस आने लगा। शुक्र है भगवान का, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये बहाना बना दिया। अगर तुम उसे जरा भी शक होने देती तो वो मेरा जीना हराम कर देता। तुम बहुत समझदार हो, बिल्कुल सही समय पर सही झूठ बोला। लेकिन राधिका, ये कब तक चलेगा? मैंने कहना चाहा, मगर उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया। रुको, मुझे अभी उसे कॉल करने दो, वरना वो शक में पड़ जाएगा। उसने तुरंत अपने मोबाइल से जय का नंबर मिलाया। फोन कान से लगाते ही उसके चेहरे के भाव और आवाज का अंदाज बिल्कुल बदल गया। वो एकदम से कमजोर और बीमार लगने लगी। हेलो जय जी, मैं राधिका बोल रही हूँ। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई हूँ। मेरी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। माइग्रेन का हमला हुआ था। कुछ होश ही नहीं था। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि मैं हैरान रह गई। दूसरी तरफ से जय शायद उसका हाल चाल पूछ रहा था, जहाँ वापस आने को कह रहा था। राधिका ने तुरंत रुख बदला। नहीं नहीं, आपको भारत आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप खामखा परेशान ना हो, अपना काम संभाले। काम है तो सब कुछ है। और फिर वहाँ आपकी पहली पत्नी और बच्चे भी तो हैं, उनको आपकी जरूरत है। मैं मैनेज कर लूंगी। दवाई ले ली है मैंने, आप अपना ख्याल रखें। मैं पास खड़ी ये सब सुन रही थी। मैंने साफ महसूस किया कि वो चाहती ही नहीं थी कि उसका पति वापस आए। वो उसे हर कीमत पर खुद से दूर रखना चाहती थी ताकि उसकी आजादी में रुकावट ना आए। फोन बंद करके उसने चैन की सांस ली और मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराई। देखा, ऐसे संभालते हैं आदमी को। अगर वो यहाँ आ जाता तो मेरी तो जिंदगी कैद होकर रह जाती। फिर वो मुझे समझाने वाले अंदाज में बोली, देखो अब तुम ये बात गांठ बांध लो। जब भी मेरे पति का फोन आए और मैं घर पर ना हूँ तो या बात ना करना चाहूँ तो तुम कोई ना कोई बहाना बना देना। कह देना कि मैं नींद की गोलियां खाकर सोती हूँ, मेरी रात को आंख नहीं खुलती, जहाँ मैं वॉशरूम में हूँ, कुछ भी कह देना।
बस उसे शांत कर देना। वो मुझे बहाने गढ़ने के तरीके बता रही थी। मुझे राधिका की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो उस आदमी को धोखा दे रही थी जिसने उसे ये आलीशान घर और सुविधाएं दी थी। उसे चाहिए था कि अपने पति के साथ ईमानदारी रखती, उसे सच बताती, लेकिन वो उसे अंधेरे में रख रही थी। मेरा ज़मीर मुझे कोस रहा था कि मैं भी उसके झूठ में बराबर की साथी बन रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैं बेघर थी। राधिका की ये दोहरी जिंदगी मुझे किसी बड़े खतरे की घंटी लग रही थी। दिन हफ्तों में बदल रहे थे और राधिका की हरकतें वैसे ही जारी थी। मैं अब उसके नियम की आदी हो चुकी थी और मैंने उसके मामलों में दखल देना छोड़ दिया था। मुझे बस अपनी और अपनी बच्चियों की शत की चिंता थी जो राधिका की बदौलत हमें मिली थी। मगर मुझे नहीं पता था कि जिस छत के साए में हम शांति से बैठे हैं वो बहुत जल्द हिलने वाली है। एक रात हमेशा के नियम से अलग कुछ हुआ। अभी रात का पिछला पहर ही था कि बाहर गाड़ी के टायरों की तेज चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत बारी तरह ब्रेक लगाए हों। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी मैंने दुपट्टा संभाला ही था कि मेन दरवाजा जोर से खुला और धड़म से बंद हुआ। राधिका अंदर दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल मुंह को आ गया। वो बेहद घबराई हुई थी, बल्कि डरी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और आंखें डर से फटी हुई थी। उसकी सांस फूली हुई थी जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से जान छुड़वा कर भागी हो। वो लड़खड़ाती हुई सीधी मेरे पास आई और आते ही मेरा कंधा झकझोर दिया। तुम जाग रही हो, शुक्र है तुम जाग रही हो। जल्दी करो, अपनी बड़ी बेटी को बुलाओ, तुरंत उसे उठाओ। उसका लहजा आदेश और विनती का अजीब सा मेल था। मैं उसकी बात समझ नहीं सकी। क्या हुआ राधिका, सब ठीक तो है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और इस समय मैं बच्ची को क्यों उठाऊं? वो गुस्से से चिल्लाई। मैंने कहा ना, बहस मत करो, जो कह रही हूँ वो करो और जाओ और उसे नींद से जगाकर बाहर लेकर आओ। मुझे उसकी जरूरत है। मेरा माथा ठनका। मेरी बेटी अभी 14 साल की थी। इतनी रात को राधिका को उसकी क्या जरूरत पड़ सकती थी? मैं अपनी जगह पर जम गई। राधिका, वो सो रही है, कल स्कूल जाना है उसे। तुम बताओ तो सही, क्या बात है? तुम इस हाल में क्यों हो? राधिका ने अपने माथे पर हाथ मारा। वो बहुत मानसिक दबाव में लग रही थी। वो मेरे करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, देखो मैंने तुम पर बहुत एहसान किए हैं। तुम्हें सड़क से उठाकर महल में रखा है, तुम्हारी बेटियों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया है, तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का पेट पाल रही हूँ। मुझे आज इन एहसानों का बदला चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे झटका लगा। एहसान का बदला, और वो भी मेरी मासूम बच्ची से। मेरा दिल जोर से धड़का। एक माँ होने के नाते मेरे अंदर का डर जाग उठा। राधिका, मैं तुम्हारे एहसानों की मनाही नहीं करती। मैं अपनी जान दे सकती हूँ तुम्हारे लिए, मगर मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। वो बच्ची है, तुम मुझसे कहो क्या करना है मैं करूँगी। तुम नहीं कर सकती, वो पागलों जैसे अंदाज में चीखी। तुम नहीं कर सकती, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, वो कम उम्र है, मुझे उसकी ज़रूरत है। पुलिस आने वाली होगी, मेरे पास समय नहीं है। उसे जगा दो वरना बहुत बुरा होगा। पुलिस का नाम सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये मामला क्या था? राधिका क्या करके आई थी और वो मेरी बेटी को पुलिस के सामने क्यों करना चाहती थी? पुलिस क्यों आएगी? तुमने क्या किया है? भगवान के लिए मुझे बताओ राधिका। मैं अपनी बच्ची को नहीं जगाऊंगी जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी। मैं अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। राधिका की आंखों में पागलपन था। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, फांसी चढ़ जाऊंगी। तुम्हारी बेटी ही मुझे बचा सकती है। जगा दो उसे, मैं उसकी जिंदगी संवार दूंगी।
मैं वादा करती हूँ। मैं हैरान थी कि वो क्या कह रही थी। जो बदला वो मुझसे मांग रही थी और जिस काम के लिए वो मेरी बेटी को बुला रही थी, उसका ख्याल करके ही मेरे होश उड़ गए। उसकी अगली बात ने मुझ पर क़यामत ढा दी। राधिका मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी, जिसे वो च्युइंगम के जरिए छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो नशे में धुत थी। वो अपने होश हवास खो चुकी थी। उसने मेरे दोनों कंधे पकड़कर मुझे जोर से झकझोरा। मेरी बात गौर से सुनो, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया है। मैंने डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एक्सीडेंट? राधिका, तुम क्या कह रही हो? कोई घायल तो नहीं हुआ? उसने पागलों जैसे अंदाज में सिर हिलाया। घायल नहीं, वो मर गया है। एक फल वाला था, अपनी रेहड़ी लेकर जा रहा था। मेरी गाड़ी बेकाबू होकर उसकी रेहड़ी से जा टकराई। वो मौके पर ही खत्म हो गया और उसकी रेहड़ी का सामान बिखर गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। एक इंसान की जान चली गई और राधिका को सिर्फ अपनी चिंता थी। हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया? तुम नशे में गाड़ी चला रही थी। बकवास बंद करो, वो चीखी। पुलिस ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। वो किसी भी समय यहाँ पहुँचते होंगे। वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और अगर मेरे पति को पता चला कि मैं नशे में थी और रात को बाहर थी तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे बचाना है और मुझे बचाने वाली सिर्फ तुम्हारी बेटी है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मेरी बेटी कैसे बचा सकती है तुम्हें? तुम पुलिस से कहोगी कि गाड़ी तुम्हारी बेटी लेकर गई थी। वो कम उम्र है, नादान है, उसे सख्त सजा नहीं होगी। मैं पुलिस को पैसे खिला दूंगी, मामला दब जाएगा। बस ड्राइविंग सीट पर उसका नाम लिखवाना होगा। मैंने नफरत से उसका हाथ झटक दिया। हरगिज नहीं, मैं अपनी मासूम बच्ची को जेल नहीं भेज सकती। तुमने खून किया है और सजा मेरी बेटी काटे, ये नहीं हो सकता। राधिका का लहजा अब धमकी भरा हो गया था। देखो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो अभी इसी वक्त अपनी 5 बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें सड़क पर फेंक दूंगी, फिर देखती हूँ तुम कहाँ जाती हो। फिर उसने तुरंत रुख बदला और लालच देने लगी। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। तुम्हारी बाकी 4 बेटियों की जिंदगी बन जाएगी। इनकी शादी, इनकी पढ़ाई, सबकी जिम्मेदारी मेरी। बस एक बेटी की कुर्बानी दे दो। सोच लो, लाखों रुपए और एक आलीशान घर, या फिर वही फुटपाथ और भूख। वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे पागल हो चुकी हो। मैं रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। राधिका, तुम मुझ पर केस कर दो, कह दो मैं गाड़ी चला रही थी, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर भगवान के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो। वो अभी बच्ची है, वो थाने कचहरी के चक्कर नहीं काट सकती। तुम्हारा नाम नहीं लग सकता, उसने झुंझलाकर कहा। पुलिस को यकीन नहीं आएगा कि तुम्हारे जैसी औरत मेरी गाड़ी लेकर रात को निकलेगी। ये काम तुम्हारी बेटी ही कर सकती है। वो जवान है, उसे गाड़ी चलाने का शौक हो सकता है। ये कहानी फिट बैठती है। हमारा शोर सुनकर मेरी बड़ी बेटी आंखें मलती हुई कमरे से बाहर आ गई। हमें रोता देखकर वो घबरा गई। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? राधिका लपक कर उसके पास गई और उसे बाजू से पकड़ लिया। तुम्हें पुलिस के सामने कहना है कि एक्सीडेंट तुमसे हुआ है, समझी तुम? बेटी ने डर कर मुझे देखा। मैंने उसे सीने से लगा लिया। राधिका ने उसे खींचने की कोशिश की। नहीं आंटी, मैंने तो कभी गाड़ी चलाई ही नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूं? पुलिस मुझे पकड़ लेगी। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ और बहनों को मैं माला माल कर दूंगी। थोड़ी सी कुर्बानी तो दो, वरना अभी निकलो मेरे घर से। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना जेल। मेरी छोटी बहनों का क्या होगा? आप मुझे ये बलि का बकरा क्यों बना रही हैं? आंटी झूठ बोल रही हैं। माहौल में चीख पुकार मची हुई थी। राधिका अपनी जिद पर अड़ी थी और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने दीवार बनी खड़ी थी। बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। राधिका का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पुलिस आ गई, अब भी समय है, मान जाओ, वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगी। मैंने अपनी बेटी को पीछे छुपाया और पक्के लहजे में कहा,
चाहे हमें सड़क पर रहना पड़े। मैं अपनी बेटी का भविष्य तुम्हारे गुनाहों की भेंट नहीं चढ़ाऊंगी। उसी समय दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। राधिका ने खूनी नजर मुझ पर डाली और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। अब क्या होने वाला था? दरवाजा खुलते ही पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ अंदर आया। राधिका ने तुरंत नकली घबराहट दिखाई और इंस्पेक्टर से पहले ही मेरी बेटी की तरफ इशारा कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, शुक्र है आप आ गए। ये वही लड़की है जिसने एक्सीडेंट किया है। ये मेरी दूर की बांजी है, गांव से आई है। इसे गाड़ी चलाने का शौक था। मेरी गैर मौजूदगी में चाबी ले गई और एक गरीब को कुचल दिया। मैं कब से कह रही हूँ सच बोलो, पर ये डर के मारे कुछ नहीं बोल रही। उसका झूठ इतना सफाई से था कि मैं भी एक पल के लिए चुप हो गई। मेरी बेटी डर से कांप रही थी, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं आगे बढ़ी और हाथ जोड़ दिए। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मेरी बेटी को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। राधिका खुद नशे में गाड़ी चला रही थी। आप इसका मेडिकल करवाइए। ये अपना गुनाह मेरी बच्ची पर थोप रही है। राधिका गुस्से से चिल्लाई, बंद करो बकवास, नमक हराम। मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कीजिए। गाड़ी मेरे नाम पर है, चलाई इसने है। इंस्पेक्टर शक से कभी मुझे देखता, कभी राधिका को। मेरी बेटी बस रोए जा रही थी। माहौल तनाव से भरा था। इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकाली ही थी कि बाहर से एक भारी आवाज आई, रुक जाओ। हम सबने पीछे देखा। दरवाजे पर जय खड़ा था, राधिका का पति। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग थी। जय, आप कब आए? राधिका हकलाने लगी। जय ने उसकी बात अनसुनी की और इंस्पेक्टर से पूछा, क्या मामला है? सर, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। आपकी पत्नी कह रही है कि गाड़ी इस लड़की ने चलाई। जय ने एक नजर मेरी कांपती बेटी पर डाली और फिर राधिका पर। सच कह रही है? जी, मैं तो सो रही थी। ये चोरी से चाबी ले गई थी। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और फोन से सीसीटीवी फुटेज चला दी। वीडियो में साफ दिख रहा था, राधिका तेज गाड़ी से आई, रेहड़ी से टकराई, फिर खुद लड़खड़ाते हुए उतरी। साथ में एक लड़का भी था। दोनों भाग गए। वीडियो देखते ही जय का चेहरा सख्त हो गया। तो ये है तुम्हारी बीमारी? और ये लड़का कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका जमीन पर बैठ गई। अब झूठ की गुंजाइश नहीं थी। रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो जय, मैं भटक गई थी। भटकी नहीं, गुनाह किया है। मैंने इज्जत दी, घर दिया और तुमने इसे अय्याशी का अड्डा बना दिया। राधिका ने सच बता दिया, ये साहिल है। शादी से पहले जानती थी। पैसे के लिए मैंने आपसे शादी की। वो कहता था कुछ साल बाद तलाक ले लेना। जय हंस पड़ा। देख लिया, मुसीबत आते ही वही छोड़कर भाग गया। राधिका पैर पकड़ने लगी, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जय ने पैर पीछे कर लिए। तुम मेरी पत्नी कहलाने लायक नहीं रही। गुनाह छुपाने के लिए तुमने एक मासूम बच्ची पर इल्जाम लगाया। मैं बेवफाई सह सकता हूँ, जुल्म नहीं। इंस्पेक्टर ने हथकड़ी लगा दी। चलिए, एक्सीडेंट, नशे में ड्राइविंग और झूठी गवाही का केस बनेगा। राधिका रोती चीखती रही, मुझे मत छोड़ो जय। जय ने मुंह फेर लिया, तुम्हारे लिए मेरे घर और दिल के दरवाजे बंद हैं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर राधिका की दुनिया खत्म हो गई। पुलिस उसे ले गई। कमरे में सन्नाटा था। मैं डर रही थी कि अब हमारा क्या होगा। शर्त चली जाएगी। मैंने हिम्मत करके कहा, साहिब हम निकल जाते हैं, बस आज रात गैराज में रहने दीजिए। जय ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम यहीं रहो। क्या? मैं ज्यादातर विदेश रहता हूँ। घर खाली रहा तो कब्जा हो जाएगा। तुम ईमानदार हो, सच के साथ खड़ी रही। इस घर को संभालो। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की पढ़ाई खर्च की जिम्मेदारी लेता हूँ। बस घर की देखभाल करना। जब तक चाहो इज्जत से रहो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने फिर सहारा दे दिया। समय बीता, मैंने घर संभाला। जय 6 महीने में आता, साथ में उसकी पत्नी भी। वो दोनों मुझे बहुत इज्जत देते। जब मेरी बड़ी बेटी जवान हुई तो जय ने खुद रिश्ता तय किया
और धूमधाम से शादी करवाई। बाकी 4 बेटियों की भी शादी उसी ने करवाई। आज मैं शांति से रहती हूँ। मेरा पहला पति मुझे सड़क पर छोड़ गया था, पर भगवान ने 70 दरवाजे खोल दिए। रोटी और इज्जत देने वाला ऊपर वाला है, इंसान बस जरिया बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।